So let us move with the notion of work and energy. Work energy theorem पर हम चलेंगे. So notion of work and energy. Now the work energy theorem. ऐसी थ्योरम हमने 9th में भी देखी थी. लेट अस सी इट, रिव्यू इट अगेन. नाउ सो अगर मान लीजिए इफ एन ऑब्जेक्ट of mass m which is initially moving with u meter per second under acceleration a meter per second square achieves या attains speed v meter per second under a course of travel of s मीटर. यानी जो चीज u मीटर पर सेकंड से चल रही है वो s डिस्टेंस चलने के बाद अंडर एक्सीलरेशन a ये अचीव कर लेती है v मीटर पर सेकंड स्पीड. सो बाय थर्ड लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होगा? दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? कि इतना कर लेती है. अब जरा देखें. नाउ इस 2 को यहाँ ले आओ, तो 2 को अगर इधर ले आएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as मल्टीप्लाइंग बाई m टू बोथ साइड. दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करो. तो हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इट इज इक्वल टू m/as. तो इसको क्या कहा जा सकता है? दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इट इज इक्वल टू m/a इंटू s. तो एक्सीलरेशन उधर लग रहा है तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो भी होगा m a उधर ही की तरफ होगा. हमने उधर ही का कंपोनेंट लिया है. और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है. और दिस इज फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इससे क्या पता चलता है? ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है. फाइनल माइनस इनिशियली तो चेंज होता है और यही तो वर्क डन है. बोलो बताओ. सो इसे वर्क डन भी कह सकते हैं या इसे ये भी कह सकते हैं कि एफ डॉट डी वास्तव में अगर देखा जाए तो उसी की तरफ का हमने कंपोनेंट लिया है ना, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि उसी तरफ का एक्सीलरेशन लिया है. तो इट इज नथिंग बट एफ डॉट एस को ही हम क्या कह सकते हैं? एस को डी लिख लें या ऐसे ही लिखे रहने दें. तो इसलिए डेल्टा के आई
इट इज इक्वल टू वर्क डन। है बात की नहीं? तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि लास्ट में 6.3 क्वेश्चन देखो कि के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखा है। बताओ, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका एक क्वेश्चन भी 9th में किया था। अब जरा देखो कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब बोल्ड लेटर्स में जो लिखा है वो पढ़ो। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट, वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स। इसका मतलब क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम का? इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर एफ फोर्स लगाएं जो कि यू स्पीड से चल रहा है और थोड़ी देर में किस स्पीड से चलने लगता है? हमारे अप्लाइड फोर्स की वजह से वी स्पीड से चलने लगता है। तो आपसे पूछा जाए आपने कितना काम कर दिया, चलती हुई चीज़ पे फोर्स लगाया तो कितना काम कर दिया? अगर इस पर ए का एक्सीलरेशन था और ये एस डिस्टेंस या डी डिस्टेंस मूव किया, तो व्हेन इट इज आस्क्ड हाउ मच वर्क हैव यू डन, सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू, हमने तो जो वर्क डन किया यहाँ से सीधा पता चलता है कि एम मास है, तो फोर्स एफ डॉट डी होता है वर्क डन। तो वर्क डन बिकॉज एनर्जी कंजर्वेटिव, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हमारा जो वर्क डन है वो किसी न किसी फॉर्म में तो रिफ्लेक्ट होगा ही ना। तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वाट एवर इज वर्क डन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हमने काम किया। सो हियर वर्क डन क्या है बताइए? हाँ, तो वर्क डन जो है वो एफ डॉट डी है कि नहीं? बोलो, यही तो है वर्क डन। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी जरा बताओ। गेन इन काइनेटिक, उसमें भी फायदा हुआ है। सो दैट इज के एफ माइनस के आई, यानी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, है कि नहीं? सो एज वी नो कि by law of conservation of energy, one of energy can be in energy is interconvertible in one from one form to another, है ना? बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हमने फ्रिक्शन हटा दिए, फिर उसके बाद जो वर्क डन है तब भी तो एक्सीलरेशन हो रहा है, तो क्या ये एफ नेट नहीं है जिससे एक्सीलरेशन हो रहा है? एफ नेट ना होता तो क्या चीज एक्सीलरेट करती? बोलो। बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी, कट गई। चलो, so by law of conservation of energy, energy is interconvertible from one form to another. Am I audible? कट रही है आवाज। अभी है ठीक? यस सर। हाँ, इतना समझ में आया? तो जितना हमने वर्क डन जो किया है वो तो एफ नेट की वजह से किया है ना, फ्रिक्शन के अलावा भी। ठीक है, सो इन स्पाइट ऑफ फ्रिक्शन वी हैव अचीव्ड एक्सीलरेशन, सो दिस इज अवर वर्क डन।
सो इट विल गेट कन्वर्टेड, तो वो जो वर्क डन है वो लॉस तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं, ठीक है। सो आवर वर्क डन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, बहुत सिंपल सी चीज, बोलो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट पर होगा, तो ऐसे केस में क्या हो, इफ ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ऐसे केस में क्या चीज होगी, जब रेस्ट पर होगा, तो नाउ जो वर्क डन होगा, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और यू ज़ीरो ले लिया है, तो इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ एम ज़ीरो स्क्वायर। सो इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो वॉट एवर इज वर्क डन इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, तब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में ही बदल जाएगा, है ना। अब देखो एग्जाम्पल 6.2 पे आ जाओ। It is well known that a raindrop falls under the influence of downward gravitational acceleration. आपको मालूम है कि हमसे कितनी ऊंचाई पे क्लाउड्स हैं, ट्रोपोस्फियर में तो हैं। ट्रोपोस्फियर कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ, क्या 10 किलोमीटर तक होता है? स्फीयर, ठीक है, और फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर 80 किलोमीटर तक होता है। फिर उसके ऊपर थर्मोस्फियर या मीजोस्फियर, मीजोस्फियर एटमॉस्फियर की बेल्ट है, स्फीयर, तो ये 350 किलोमीटर तक होता है, 300 तक ले लें। और फिर आयनोस्फियर, आयनोस्फियर, फिर आयनोस्फियर आप ले लें 450, और फिर एक्सोस्फियर, तो उसमें बहुत कम वो रहती है, तो एक्सोस्फियर 500 तक होता है। तो हम ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं, और ये अर्थ है, और उसमें भी 1 किलोमीटर पर बादल है, यहाँ बारिश होती है। 80 किलोमीटर स्पीड, यहाँ पर ओजोन लेयर है, ओजोन। 10 किलोमीटर पर हवाई जहाज उड़ते हैं, फाइटर प्लेन, तो ये 10 किलोमीटर पर है, यहाँ ओजोन लेयर है 80 पर। बाकी आयनोस्फीयर में जो है एक्सरेज आती हैं सन से, तो सबको छिटका देती हैं सारे इलेक्ट्रॉन, तो वो आयनोस्फीयर है। वो प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा नहीं है, बस आउटर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सारे नहीं निकलते हैं। और फिर वही यहाँ कंबाइन करते हैं, तो यहाँ जो कंबाइन करते हैं तो फिर बहुत हीट जनरेट होती है, तो इसीलिए कल्पना चावला का जो विमान था वो थर्मोस्फीयर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये 500 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ऊपर चलने पे ठंडक होती है, पहाड़ तो यहीं तक है ना, 10 से ऊंचा कोई पहाड़ थोड़ी ना है। माउंट एवरेस्ट भी 848 है, 8480, तो इतने तक ही है, 8 किलोमीटर तक ही पहाड़ है जितने भी। तो ये सब वहाँ ठंडक है, यहाँ सब ठंडक है, लेकिन थर्मोस्फीयर जाने पे गर्मी है। अच्छा, हमारा जो बादल है यहाँ है, अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई से और अंडर एक्सीलरेशन कोई चीज़ गिरे, जानते हो कितनी की रफ्तार से गिरेगी? वो गोली की रफ्तार से पानी की बूंद आएगी और सर पर गिरेगी तो एक बुलेट की तरह आपका सर छेद देगी। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है बताओ, बोलो भाई, यहाँ से हो जाता है क्या? नहीं होता है। जो बारिश होती है, बारिश क्या हमारे ऊपर बुलेट की तरह गिरती है क्या? हमारी स्किन को छेदते हुए पूरा अंदर तक चली जाती है? इज इट ए शावरिंग ऑफ बुलेट? नहीं। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक होती है टर्मिनल वेलोसिटी, जब स्पीड बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स बढ़ता है,
जब स्पीड बढ़ेगी, पहले पहले सबसे पहले क्या हुआ, इस पर ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी लगेगी तो एम जी ग्रेविटी लगेगी। अगर ये रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप का कुछ मास दिया है तो वो किसी स्पीड से आ रही है, ठीक है। सो अब जरा देखें कि 1 ग्राम की है, इसका कितना वजन है, 1 ग्राम। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इस पर एक अपोजिट फोर्स लगने लगता है स्ट्रोक्स लॉ के हिसाब से। सो 6 पाई नाउ स्ट्रोक लॉ कहता है ड्रैग फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से जा रहा है, उसके पास v स्पीड है, और ये एक मीडियम है जिसकी अपनी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का मतलब ड्रैग है, तो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा। हवा में चल रहा है या लिक्विड में चल रहा है तो इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। अगर बताओ कि एक छड़ को हल्के हल्के हिलाओ तो ज़्यादा ड्रैग है कि सा ऐसे हिलाओ, कभी टहनी ली है, अब हवा में तेजी से घुमाइए तो आवाज़ आती है, बोलो, नहीं घुमाइए, सा ऐसे आवाज़ आती है, नहीं, बोलो। और अगर ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो जाए तो जो जहाज़ के विंग्स हैं वो टूट के गिर जाते हैं। यानी उनको सजेस्ट किया जाता है कि एयरक्राफ्ट को इससे ज़्यादा स्पीड से नहीं ले जाना है, नहीं तो इतनी ड्रैग होगी कि शटरिंग साउंड आएगा, और उस शटरिंग साउंड की वजह से उसके विंग्स टूट के गिर जाएंगे, उसके रिविट्स उखड़ जाएंगे। तो इसलिए हम किसी एक ज़्यादा स्पीड से नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को। इवन कोई भी बहुत तेज स्पीड से चले, जैसे एस्टीरॉइड आते हैं तो इतना ड्रैग है कि वो पिघल के मेल्ट होके गिर जाते हैं, उसके टुकड़े जल जाते हैं। एस्टीरॉइड आता है कि नहीं अर्थ में, तो वो यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर तक ही नहीं आ पाता, बोलते हैं अरे वो तो मेल्ट हो गया। बहुत सारे धूमकेतु ऐसे ही यहाँ पिघल जाते हैं, समझ में आएगी नहीं, बहुत बड़ा होगा तो नीचे पहुँच पाएगा, नहीं तो कई छोटे मोटे तो इतना ड्रैग फोर्स है, स्पीड है तो उसकी वजह से ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स से हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट से मेल्ट हो गए। समझ में आई बात की नहीं? धरती तक तो पहुंच ही नहीं पाते। बहुत वैसे अभी हमारी धरती 4 बार एक्सटिंक्ट हुई है, अब 5वीं बार एक्सटिंक्ट, 4 बार इसमें ह्यूमन हुए हैं और ह्यूमन हो करके वो ख़त्म भी हो गए हैं। आप माया सभ्यता देख लें या कहीं पर भी, वो सारे उनमें फिगर्स बने हुए हैं कि हमने कितनी बार जो है इसको अचीव किया है। इट इज़ साइंटिफिक फैक्ट। तो कोई ना कोई एस्टेरॉइड आके टकरा जाता है, कभी डायनासोर को ख़त्म कर देता है, कभी इंसानों को ख़त्म कर देता है, और फिर लेकिन बैक्टीरिया बचे रह जाते हैं, और बैक्टीरिया बचे रहने की वजह से जो लाइफ फॉर्म्स है वो फिर से सारी हो जाती है, क्योंकि उन्हीं से तो हम इवॉल्वर हुए हैं, अनरोल, तो फिर से ह्यूमन बन जाते हैं, वही सारा कुछ चलता रहता है, बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। ड्रैग फोर्स अगर होगा तो जो ये ड्रैग फोर्स होगा उसके लिए एक स्ट्रोक लॉ दिया गया है, तो जिसको 6 पाई नाव है। अच्छा ये बताओ, ये जो फोर्स है ये आपको सेकंड बुक में मिलेगा, अभी आपका फर्स्ट फिजिक्स की बुक है ना उसमें मिलेगा, और हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस स्ट्रोक्स लॉ। इसमें वेलोसिटी देखो, क्या वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, एक कागज़ को ऐसे मोड़ के डाल दो और एक पन्ना उसी खोल के, तो बताओ कि किस पे ड्रैग ज़्यादा होगा, ये जल्दी गिरेगा कि ये फर्स्ट? तो इस पे ड्रैग फोर्स क्यों ज़्यादा है, क्या इसका ये डायमेंशन ज़्यादा है, डायमीटर, बताओ। तो अगर मान लीजिए डायमेंशन ज़्यादा है या डायमीटर या साइज ज़्यादा है तो भी क्या ड्रैग फोर्स ज़्यादा लग रहा है? इफ स्ट्रोक लॉ कहता है कि इफ वेलोसिटी इज मोर, वेलोसिटी इज मोर, ठीक है, और क्या चीज मोर हो बताओ, ए का मतलब क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर, तो क्या होगा, ड्रैग फोर्स मोर होगा। और एन का मतलब क्या है कि लिक्विड इज विस्कस, गाढ़ा, तो भी ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। अब जैसे पानी में कोई चीज़ डालो और शहद में, तो जल्दी किस में गिरेगी, आवाज फिर बंद हो गई। सो इफ लिक्विड इज विस्कस,
देन ड्रैग फोर्स इज मोर। आवाज आ रही है? तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा। नाउ ऑडिबल? हमारी तरफ से गड़बड़ी है। चलो इतनी बात समझ में आ गई ना कि ड्रैग फोर्स क्या चीज होती है। तो बताओ ये लिक्विड जब नीचे आएगी तो क्या इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ना। ग्रेविटी से अगर एक कुर्सी से कूदो तब मरोगे कि 10 मंजिल से कूदोगी तब? किस स्पीड किस में ज्यादा स्पीड हो जाएगी? 10 मंजिल से। कोई कुर्सी से कूद के क्यों नहीं सुसाइड करता? 10 मंजिल से, क्योंकि वहां से तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जब नीचे चलेगा सो ड्यू टू ग्रेविटी इट्स जो है वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। सो अंडर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, बताओ क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वेलोसिटी इंक्रीजेज। और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्या ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा? सो एन अपोजिट फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके का अपोजिंग फोर्स, दैट इज ड्रैग फोर्स, ऑल्सो इंक्रीजेस। और जब ये बूंद नीचे आ गई यहाँ पर, तो इस समय एक जब इसकी स्पीड कितनी पहुंच गई है, तो कह रहा है कि इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ये 50 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गई है वैसे टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस समय इस पर लगने वाला नीचे का फोर्स ये तो बदलेगा नहीं एम जी, लेकिन ड्रैग फोर्स इतना बढ़ गया एफ ड्रैग, जो कि इसके इक्वल हो गया। अब दोनों फोर्स इक्वल हो गए, तो अब बताओ वेलोसिटी बढ़ पाएगी कि अब ये इसी स्पीड से नीचे गिरेगी? क्योंकि अब तो कुछ बढ़ नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता। और अब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ही ये बढ़ेगा, वेलोसिटी अब और बढ़ नहीं सकती। तो ये दोनों फोर्स अब इक्वल हो गए, तो ये अब बैलेंस फोर्स के अंडर में नीचे गिर रहा है। सो एट सर्टेन stage drag force becomes equal to gravitational force. Drag force at certain stage at certain velocity, कुछ ऐसी velocity आ जाएगी, drag force becomes equal to gravitational force। ठीक है। नाउ रेन ड्रॉप डिसेंड्स, वो नीचे गिरेगी with, या ड्रॉप फॉल्स with constant speed under f net is equals to 0। this speed is called, उस स्पीड को क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। मतलब वो उसकी सीमा है, उसके आगे नहीं बढ़ सकती है, सीमांत वेग। समझ में आ गई बात कि नहीं कि रेन ड्रॉप हमें हिट क्यों नहीं करती गोली की रफ्तार से? बताओ। तो हम आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। और इसे कह सकती हो 6 पाई नाव, 6 पाई नाव, ये याद करने का तरीका है। अभी ये ड्रैग फोर्स अभी बता देंगे, मतलब विस्कोसिटी क्या होती है। इट इज ईटा, ये विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है किसी लिक्विड की कि वो गाढ़ा है कि हल्का है, ये चीज होती है। यानी लिक्विड के पतलेपन और गाढ़ेपन पे भी डिपेंड करता है ड्रैग फोर्स। अब जरा आगे देखें, एयर भी तो फ्लूइड ही है, एयर और लिक्विड सब फ्लूइड माने जाते हैं, सब में ड्रैग फोर्स लगता है।
अब आगे की बात करो। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। दैट इज एग्जाम्पल 6.2। कहा गया है, जरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो सब समझ में आ जाएगा। इट इज वेल नोन दैट द रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स समझ में आ गई बात। द लेटर इज नोन एज टू बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो ये स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड, अभी अनडिटरमाइंड बोल रहा है। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पे बादल होते हैं, फिर वहाँ उनका प्रेसिपिटेशन होता है। जब प्रेसिपिटेशन होता है तो गिर जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क, जब वाटर वेपर ऊपर जाती तो कंडेंसेशन होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेन ड्रॉप। नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वो नीचे गिर रहा है 50 मीटर पर सेकंड में, तो ग्रेविटी ने कितना काम किया। और फिर पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रजिस्टिव फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, बहुत आसान सा सवाल है कि बताओ जब ये रेन ड्रॉप गिरी थी तो इसकी स्पीड कितनी थी, और जब ये ग्राउंड पे गिरी तो इसकी स्पीड कितनी थी। क्या ये 0 मीटर पर सेकंड थी, और जब गिरी तो क्या 50 मीटर पर सेकंड है, बोलो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही क्या वर्क डन होता है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इस पे दो लोग वर्क कर रहे हैं। कौन कौन लोग वर्क कर रहा है, एक ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, और फ्रिक्शन भी तो वर्क करता है। जरा सोचो तो कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट शुरू में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और कुछ भी फोर्स न लगे, और ये बाद में 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो इस पर किसने काम किया, बोलो। फ्रिक्शन ने काम किया। तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन क्या है। मान लीजिए डी डिस्टेंस चला, तो क्या मैं इसे एफ डॉट डी ना लिख दूं, बताओ, ठीक है। और हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर इसका मास में 2 kg मान लो, चलो 2 kg, तो बताओ फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क डन करेगा कि निगेटिव। मास को बाहर ले लो, वी स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है ये यू स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कटा, तो क्या ये 4 माइनस 100 हुआ। तो फ्रिक्शन ने माइनस 96 जूल वर्क डन नहीं किया, बताओ। और वैसे भी एफ डॉट डी को लिखती तो क्या एफ डी कॉस थीटा ना लिखती, और एफ डी कॉस थीटा क्या एफ डी कॉस 180 ना लिखती, क्योंकि फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट उधर, बताओ। तो क्या वो निगेटिव ना आ जाता। और फ्रिक्शन को अगर लिखती भी तो क्या लिख देती, क्या म्यू के एन ना लिखती, और डी डिस्प्लेसमेंट होता, और कॉस 180। अगर वो सारी वैल्यू पता होती तो भी तो माइनस 96 आ सकता था, बोलो। बट हमें पता नहीं ना अभी म्यू के, मालूम होगी तो कर लेंगे। म्यू के तो 10 थीटा होता है ना, बताओ। तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपको। तो फिर हम क्वेश्चन पे बढ़े। क्लियर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, फोन पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हमें तो अच्छा, चलो ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात। चलो अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, दो लोग वर्क कर रहे हैं। कौन कौन वर्क कर रहा है, क्या ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, फ्रिक्शन भी। भाई सारी एजेंसी को लेना पड़ेगा ना वर्क डन के लिए, है ना। फ्रिक्शन निगेटिव वर्क डन कर रहा है, ड्रैग फोर्स निगेटिव वर्क डन कर रहा है, और साथ में ग्रेविटी पॉजिटिव है, बात की नहीं, बताओ। सो अब क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। वो कह रहा नहीं हमें तो ग्रेविटी की वजह से चाहिए। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया। तो अब जरा देखें कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। नाउ जस्ट पहले का आंसर देखें। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी,
एक बात बताओ, एक रेन ड्रॉप को इसने यहाँ से यहाँ गिराया, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगा? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है क्या? एच हाइट, बोलो। नीचे फोर्स लगाया, नीचे डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? क्या एफ डॉट डी? तो अब नीचे फोर्स लग रहा है, क्या वो mg फोर्स लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट h है और कॉस 0 डिग्री, बताओ हाँ या नहीं? सही है। एक मिनट, पानी क्या कर दिया, सबकी वैल्यू डाल दी, m की डाली, g की डाली, मास है 1 ग्राम और h है 1 किलोमीटर, तो ये आ गया 10 जूल। सेकंड है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कह रहा है वर्क इज, व्हाट इज वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स? सो दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज टोटल वर्क डन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वेयर डब्ल्यू आर क्या है? टोटल वर्क डन है ना। बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो सबका वर्क डन लिया जाएगा कि नहीं? वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स, एक निगेटिव वर्क डन कर रहा है और एक पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का तो मुझे ऊपर पता चल चुका है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? क्या हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वर्क डन बाय ग्रेविटी 10 जूल है, तो रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। मास कितना है? और ये 50 का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस डब्ल्यू आर। तो 50 स्क्वायर कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 3 और 2500, इट इज इक्वल्स टू 10 प्लस डब्ल्यू आर। तो और आगे देखें, 2 0 तो 2.5 आ जाएगा, हाफ इंटू 2.5 इज इक्वल टू 10 प्लस डब्ल्यू आर। तो ये 1.25 और माइनस 10 इज इक्वल टू डब्ल्यू आर, सो माइनस 8.75 जूल। इट इज द वर्क डन बाय, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या हो गया? समझ में आ गया क्वेश्चन की कहीं पूछना है? समझ आ गया, अच्छी बात है। एज माइनस लिख दो, रेजिस्टिव फोर्स तो वैसे लिखा है, फिर भी निगेटिव ऐसे लिख दो, एंड इज 8.75 जूल, ऐसे लिखना ठीक रहेगा। रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन तो निगेटिव होता ही है। वर्क की बात करो, तो यहाँ तक हमने वर्क के बारे में हमने सारे एस्पेक्ट बता दिए हैं। वर्क कब जीरो होगा, कब जब फोर्स जीरो है। तो आप फिर भी कुछ, मैं देखता हूँ कुछ ऐसी नई चीज़ मिल जाए तो बता दूंगा आपको। तो एक बोल्ड लेटर में लिखा है, वर्क डन बाय फोर्स इज डिफाइंड टू बी प्रोडक्ट ऑफ, इसे फिर से लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। द वर्क डन बाय फोर्स इज डिफाइंड to be the product of, किसका प्रोडक्ट है? जरा एक फिगर बना लें। मान लीजिए इस पर एक फोर्स लग रहा है F, तो उस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये थीटा एंगल, और ये चीज़ डिस्प्लेस हो गई। बुक में फिगर बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट D है, तो वो वेक्टर भी लगा सकती हो चाहो तो वैसे, तो ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही डेफिनेशन लिखनी है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
जब भी इसका कंपोनेंट बनाना तो ये मन में रख लेना कि पैरेललोग्राम लॉ का उल्लंघन ना हो, उतना ही बड़ा कंपोनेंट बनाया करो। सो एफ कॉस थीटा, तो इस तरीके से जो वर्क डन होगा वो एफ डॉट डी है। सो पहले लिखो एफ कॉस थीटा इंटू डी, बाद में एफ डॉट डी लिखेंगे क्योंकि कंपोनेंट है, तो मैं वो लिख देता हूँ एफ कॉस थीटा इंटू डी, या इसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी। वर्क डन कब नहीं होता ये हमने आपको बता दिया, या तो फोर्स जीरो हो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या परपेंडिकुलर हो। वही आगे तीन चीज लिखी गई है कि नहीं 3 पॉइंट्स में, बताओ समझ में आई। वर्क डन निगेटिव कब है वो भी देख रही हो cos 180, और आगे के पैराग्राफ में जाओ, लिखा है कि नहीं cos 180 इज -1। जब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो, जैसा कभी फ्रिक्शन के फोर्स में, फ्रिक्शन के केस में देखा कि नहीं कि अगर अपोजिंग है तो निगेटिव हो जाएगा, बोलो। और आगे चलते हैं, तो अब हम देखते हैं कि इट इज क्लियर कि जो वर्क की डायमेंशन है, तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या है, डायमेंशन ऑफ वर्क is equals to dimension of force into dimension of displacement। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, क्या MLT -2, और डिस्प्लेसमेंट L होता है, और डायमेंशन ऑफ वर्क को W लिखो, तो ये कितना हो जाएगा ML2T टू द पावर -2। ठीक ना। अच्छा, ब्रिटिश फिजिसिस्ट प्रेस्कॉट जूल ने इसके बारे में बहुत काम किया है, तो इसकी वजह से इसकी जो यूनिट है उसे क्या मानी गई है 1 जूल। अब जरा देखो कि इसकी SI यूनिट जूल है, और बताओ CGS यूनिट क्या है। सो SI यूनिट ऑफ वर्क बताइए, बता दो। अर्ग है, बात को छिपाओ मत, पहले चैप्टर में बताया गया है, नहीं बताया क्या। 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग, नहीं मालूम, बताओ। SI यूनिट इज जूल, याद आ रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर से बता दें, हमें कोई वो नहीं है, याद आ जाएगा। इज अर्ग फिर से बताते हैं, और जरा देखो कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जब हम एक डायमेंशन से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो ऐसे लेते हैं। हमें ये मालूम है कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ML2T टू द पावर -2 होती है। तो N1U1 मेरा कहने का मतलब है 1 जूल, तो 1 जूल लिखने का मतलब है कि 1 लिखो इसमें और जूल, तो इज इक्वल टू N2U2। N2 मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ सब CGS सिस्टम में लेना है, मास भी CGS सिस्टम में लेना है ग्राम में, तो यहाँ लिखो ग्राम, L सेंटीमीटर का स्क्वायर, और टाइम तो सेकंड ही होता है। जूल यहाँ SI सिस्टम में लिखो इसी को, तो 1 इंटू kg, मास kg में लो, लेंथ किस में लोगी N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। जब ये चीज़ डाल दिए तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, इसे आप पैरेंथेसिस में बदल दो, ठीक है। ये जैसे ये है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं कि ब्रैकेट, ये ब्रेसेस हो गया, और ये हो गई पैरेंथेसिस। लार्ज ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ऐसे भी कहते हैं, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड में ये वर्ड नहीं चलते हैं।
मैथमेटिशियंस ऐसे बोलते हैं, ये चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर सब चीज़ हो गई, इसको यहाँ ले आओ। 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को कट कर दो अपॉन ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर, वहाँ N2 बचा। kg को क्या लिख सकते हैं, क्या 1000 ग्राम। मीटर को क्या लिखते हैं, क्या 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर का स्क्वायर कट गया, लेकिन 100 का तो स्क्वायर होगा कि नहीं। तो N2 कितना हुआ, क्या 10⁻7 हो गया। अब इस N2 को यहाँ स्थापित करो तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ अर्ग है कि नहीं। 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2, यही तो अर्ग है CGS सिस्टम। बोलो। तो 1 जूल कितना हो गया, 10⁻7 अर्ग। बोलो, अब बात समझ में आई। समझ में आ गई है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन, कुछ तो याद आ रहा होगा। 5 बोला करो, कैलकुलेट कर देना ml T⁻²। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, जो अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ वर्क एनर्जी 6.1 टेबल देखो। अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, क्योंकि सब एक ही दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। ये देखो, तो अब यहाँ पर अर्ग है, सो 1 अर्ग में कितने जूल, 1 जूल में इतने अर्ग। तो टेबल में क्या लिखा है बताओ, 1 अर्ग में कितने जूल। सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, इस चीज को भी देखें कि अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो और ये सेल लगा दो, 1 वोल्ट का सेल लगाओ, जो बाहर बाजार में मिलता है 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट, उसको थोड़ा पुराना कर लो तब लगाओ। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जितनी एनर्जी गेन करेगा दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी डेफिनेशन भी समझो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So the energy gained by electron when it accelerates under potential difference of 1 वोल्ट, तो उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो V क्या होता है कि V देखो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था और इलेक्ट्रॉन या भागेगा प्लस की ओर, तो क्या इसके गेन नहीं होगा एनर्जी का, तो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेगा। क्या V = W/Q पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द जो भी है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये 10th की है। तो W क्या हो जाएगा, VQ। तो V हमने कितना लगाया, क्या 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या 1 E होता है भाई, 1 E होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1 E लिख लो या E लिख लो, सिंपली E लिख लो। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बोलो, यही तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 1 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट लिखो। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, क्या 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और 1 वोल्ट को क्या 1 जूल पर कूलम्ब लिख सकते हैं। और ये कूलम्ब लिखो क्योंकि चार्ज तो कूलम्ब में होता है ना। तो उससे क्या होगा, क्या कूलम्ब कूलम्ब कट जाएंगे। आप ये देखिए ना कि बाय डेफिनेशन तो वर्क डन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही माना जाएगा ना, कि हमने 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को घुमाया, तो वर्क डन कितना हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इनकी वैल्यू रख दी, तो कूलम से कूलम कट गया, बताओ कितनी वैल्यू आई। क्या यही आपकी टेबल में लिखा हुआ है। अगली बात करो,
1 कैलोरी क्या होता है? कैलोरी को डिफाइन करो, बताओ। चलो अच्छी बात। 1 कैलोरी क्या होता है कि 1 कैलोरी का मतलब है इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, द एनर्जी रिक्वायर्ड, एक डाइस लो उसमें पानी भर दो, वही 1 ग्राम वाटर होता है। 1 सेंटीमीटर की डाइस लेना है डायमेंशन वाली। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 gram water by unity from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius under atmospheric pressure। सीधी सी बात है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम पानी लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दो, थोड़ा बहुत है कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ाओ 1 डिग्री। अब वो क्योंकि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में देख लिया था कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है ना, तो उसी वजह से तो हमें ये जो नई थ्योरी लानी पड़ी श्रोडिंजर की, वो लानी पड़ी कि नहीं, क्वांटम फिजिक्स। क्योंकि हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के बदलने के साथ बदलती। 4 अलग अलग चीज़ें देखी थी कि नहीं, कि स्पेक्ट्रम बदलता है, फिर हमने देखा था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा था कि वो सेम नहीं रहता, तभी तो वेव कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। बोलो, उसमें एक पॉइंट हीट कैपेसिटी भी था ना, कि हर एक की हीट कैपेसिटी बदलती है। 1 डिग्री अगर अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो अलग अलग एनर्जी चाहिए। तो बताओ इसमें क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड 1 कैलोरी। ये सब आपके में दी है, अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो दोनों चैप्टर आप ही के पास हैं 11th में, तो सब मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होती है अगर जूल में देखेंगे तो 4.1840 जूल। अब जिसमें 1.18 4.186 लिखा है, 6 लिखो और जो भी होगा सही है, इतने ही लिख दो, जीरो भी हटाओ। समझ में आ गई बात? जूल में इतना है। लेकिन इतनी सारी हम बात कर रहे हैं, अभी आपने ये नहीं बताया हमको कि 1 जूल खुद कितना होता है, इतना तो बता दो। कितना काम करोगी तुम कि 1 जूल माना जाए, बताओ, आइडिया है कुछ? अगर मान लो एक एप्पल तुम्हारे हाथ से गिर गया तो धरती ने कितना काम किया, या धरती से तुमने उठा के एक एप्पल अपने सर पर रख लिया तो तुमने कितने जूल काम किया होगा? बोलो। 100 ग्राम का एप्पल है तो एक एप्पल उठाकर तुमने जमीन से अपने सर पर रख लिया, सो मान लीजिए अगर किसी ने अपने सर पर एक एप्पल रख लिया तो उसने कितना काम किया? एक एप्पल उठा लिया अर्थ से, और वो 1 मीटर का है, और एप्पल कितने ग्राम का है? 100 ग्राम। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने क्या mg के अगेंस्ट में फोर्स लगाया तो mg हुआ ना आपका वर्क डन भी। भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगाओगे तो mg हुआ। अब देखो कि ऑडिबल,
अब देखो, एक शेप को ऊपर उठाया तो कितना काम किया। आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करोगी तो mg फोर्स ही लगाओगी ना। और 1 मीटर उठा लिया, उसका मास कितना है 0.1, जी कितना है 10 और 1, तो क्या ये 1 जूल हो गया? बोलो। यानी अगर एक शेप को सर पे उठा लिया आपने तो आपने कितना काम कर दिया। अब समझ में आ गया ना 1 जूल कितना होता होगा। ठीक है, मान लो कि आपने एक 20 लीटर बकेट पानी उठा लिया, कितने न्यूटन फोर्स लगाया होगा? 20 किलो पानी उठा लिया, 20 लीटर 20 किलो ही होता है। बोलो, जो घर की बाल्टी होती है 20 लीटर पानी आता है, कितने न्यूटन फोर्स लगाया? तो बताया करो, बेसिक चीज नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बताती क्यों नहीं हो? कहीं पर भी कुछ पूछा जाएगा तो जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया? क्या mg के अगेंस्ट में ही लगाया है? क्या 200 न्यूटन फोर्स नहीं लगाया? बोलो। एक एप्पल को हाथ में उठाए खड़ी हो तो कितना फोर्स लगा रही हो? सब अच्छी बात कही है। अब देखो, अब सही बता दिया आपने, क्योंकि ये 0.1 kg का है, ये 10, तो 1 न्यूटन की बात समझ में आ गई। नाउ लेट अस डिफाइन 1 जूल। 1 जूल क्या होता है? 1 जूल इसको कहेंगे कि दैट इज F into D, W is equals to F dot D. So under unit applied force, if displacement takes place by unity in the direction of applied force, then the work done is 1 joule. ठीक है, if we apply 1 Newton force and object get displaced by unity, unity का मतलब 1 मीटर, in the direction of applied force, then work done क्या होगा? 1 जूल। सो आज सेकेंड सैटरडे है तो आज आप कोचिंग में क्लास है, इसलिए आपकी क्लास हमने थोड़ी शिफ्ट की है। 1 न्यूटन 1 मीटर और cos 0 डिग्री, तो 1 न्यूटन मीटर नहीं हो गया? और 1 न्यूटन मीटर को ही तो 1 जूल कहते हैं। सही है। किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, जरा ये बताओ इसकी क्या डेफिनेशन है? ये भी 10th में पढ़ा है। थोड़ा हिंट दो। सो कभी भी जो पावर होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ऐसा होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या वर्क हो, एनर्जी अपॉन टाइम है, सीधी सी बात है। रेट ऑफ वर्क डन ही तो है, एनर्जी और वर्क एक ही तो होते हैं कि नहीं? मान लो किसी भी अप्लायंस ने इतनी एनर्जी दे दी तो 1 सेकंड में उसने कितनी हीट दी, वही तो पावर है। बोलो, हैं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी को किलोवाट में बोलोगी, पावर इनटू टाइम।
पलट दो ना इधर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का ये फार्मूला हो गया। अगर मान लीजिए कि आपने एक ऐसा अप्लायंस लगा दिया जिसकी पावर 1 किलोवाट है और वो 1 घंटा चला, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या 1 किलोवाट आवर हो जाएगी? बोलो। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस of 1 kilowatt runs for 1 hour, then electrical energy consumed क्या हो जाएगी? 1 kilowatt hour. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 किलोवाट आवर। एक किलोवाट यानी एक आयरन को चलाओ, वो 1 किलोवाट का होता है, 1 घंटा चलाओ तो 1 किलोवाट आवर भी बोला जा सकता है, इसे 1 यूनिट भी बोल सकते हैं, जिसे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी के लिए 7 रुपये 20 पैसे देने पड़ते हैं आपको बेंगलोर में, वहाँ रेट 7 रुपये 20 पैसे है। एक आयरन अगर आपने 1 घंटा चला दिया, कपड़े प्रेस कर लिए, ये 7 रुपये हो गए आपके, ले लेगी सरकार। तो अब जरा 1 किलो वॉट आवर को हम जूल में बदलें तो क्या इसे 1 किलो वॉट लिख दें इंटू 1 आवर लिख दें, और 1 किलो वाट को क्या 1000 वॉट लिख दें, और इसे 3600 सेकेंड लिख दें। वॉट को क्या लिख सकते हो, क्या जूल पर सेकेंड, और इंटू 3600 सेकेंड, क्या सेकेंड से सेकेंड कट गया, और ये क्या 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ गया। बताओ। Yes, sir. तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू समझ में आ गई कि नहीं? कितना आया है? 6 ही तो आया होगा ना, कितने जीरो हैं, इतनी समझ में आ गई बात? बताइए। Yes, sir. तो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी 12 बजे होगी। Thank you, sir. वेलकम।